MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं। ये भारत की बात है, देश का नंबर 1 शो है, इसलिए बराबर कहता हूं कि कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और चलिए खबरों की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर से, क्योंकि पूरा विश्व अभी युद्ध के हालात से जूझ रहा है। लेकिन इस बीच खबर है ईरान वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे यह पता चल रहा है ईरान को सच्चाई का सामना हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यह तस्वीर देखिए, ईरान में बगावत की जो नई आग है, वो बवाल की तस्वीरें ईरान की सड़कों पर नजर आ रही हैं। लेकिन हम आपको आज बताने वाले हैं कि किस तरीके से ईरान जल रहा है और इसके पीछे कौन है। हर तरफ सायरन की आवाज, आग की लपटें, बगावत शुरू है। लेकिन तेहरान की सड़कों पर क्या हो रहा है, अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुस्से की आग में जलता तेहरान, लोग भाग रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इसके पीछे की पटकथा किसने रची, किसने लिखी, किसके हाथ में रिमोट था, यह भी बताएंगे आपको। लेकिन ईरान तक आग नहीं है। ईरान की जो आग है वो पाकिस्तान तक पहुंच गई। खलीफा गुस्से में है और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। 24 घंटे में 2 बड़े धमाके अगर पाकिस्तान के कराची में होते हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ बात है इसके पीछे। तो पाकिस्तानी अब दावा कर रहे हैं कि हमला किसी और ने नहीं बल्कि खलीफा ने करवाए हैं। देखिए क्या कहते हैं। पाकिस्तान के कराची के अंदर ड्रोन स्ट्राइक हुई है ईरान की तरफ से, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यूएस जो है पाकिस्तान के एयर बेसेस का इस्तेमाल कर रहा है और कराची के अंदर कुछ प्लेन लैंड हुए थे जिसके अंदर बताया जा रहा है कि एम्यूनिशन था और इसी वजह से ईरान ने जो है वहां पर स्ट्राइक की है। तो कराची में जो कथित धमाके हुए हैं, 2 धमाके, वो भी 24 घंटे के भीतर, इसके पीछे कुछ और है। वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। कभी मॉल पर धमाका हुआ तो कहीं उस पोर्ट पर धमाका होता है जिससे मुनीर हिल जाते हैं। जरा देखिए और सुनिए से। इधर से गिरने वाली है, बस थोड़ा सा है, थोड़ा वो कोना गया वो कोना देखो, मुमदनी जान वो फायर नहीं लगा हुआ है, वो गया वो गया गिर गया। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। लेकिन खलीफा पाकिस्तान से खफा क्यों है, गुस्से में क्यों है, ये हम आपको बता रहे हैं। दंगाइयों के पास पाकिस्तान के हथियार मिले हैं, मेड इन पाकिस्तान के हथियार ईरान की सड़कों पर जो दंगाई थे उनके हाथों में थे। और इस बात का पता जब खामनेई को लगा तो वो गुस्से से लाल हो गए। तो इन हथियारों का प्रयोग किया गया और जो दंगाई ईरान में मस्जिदों में आग लगा रहे थे, पूरी तरह से शक अब उन पर है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हथियार उनके हैं, लोग उनके हैं और ईरान की सड़कों का कुछ ऐसा हाल उन्होंने किया था। तो अब वो ईरान की जगह हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से। लेकिन उससे पहले मुनीर की आग के नीचे क्या होता है, पाकिस्तान में किसने जला दिया, किसने धमाका कर दिया, मुनीर की टेंशन यहां से बढ़ जाती है। दावा है कि जैसे ही ईरान में दंगाइयों का हाथ, पाकिस्तान वाली हथियारों की बात जब पता चलती है उसके बाद सब कुछ साफ हो जाता है। तो आग बुझाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आप समझिए यहां पर कि तेहरान में जो खलीफा है वो चौकन्ने हो गए हैं, क्योंकि दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए अभी से जो प्रैक्टिस है शुरू कर दी गई है। आप देख पा रहे हैं ईरान जल रहा है, लेकिन रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो तैनात कर दिए गए, यानी ये गार्ड सड़कों पर है, मुस्तैद हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे जो भी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए।
खलीफा और मुनीर के बीच में जंग छिड़ी है। शक जो है यकीन में तब्दील हो चुका है और अब ईरान को लगता है कि कोई और नहीं इसके पीछे, इस अगलगी धमाके और प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान है। और यूएई के शेख अब भारत से हाथ मिलाने पहुंचे हैं। यहां पर आप देखिए तस्वीरें, पीएम मोदी ने वेलकम किया है, आगे बढ़कर गले मिलाया है। और ऐसे में खलीफा और मुनीर में जंग छिड़ी है। मुनीर को पहचानते ही यूएई के जो मुखिया हैं वो भारत आ चुके हैं। वो गया 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 वो गया गया गिर गया। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। आग से खेलने वाले पाकिस्तान में खलीफा ने ऐसा धमाका किया कि पूरा कराची दहल उठा। पाकिस्तान के कराची के अंदर ड्रोन स्ट्राइक हुई है ईरान की तरफ से, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यूएस जो है पाकिस्तान के एयर बेसेस का इस्तेमाल कर रहा है और इसी वजह से ईरान ने जो है वहां पर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी जब ईरान चिल्ला रहे थे, कराची तब वीरान हो रहा था। मौत की आग में 14 खाक और 60 लापता थे। कोना गया 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 वो कोना देखो, मुमदनी जान वो फायर नहीं लगा हुआ है। वो गया 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 वो गया गया गिर गया। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। जब पाकिस्तान में कथित धमाके हो रहे थे, ठीक तभी तेहरान फिर दहल उठा। सरकारी टीवी हैक हो गए, इमारतें जलने लगी, फाइटर आसमान में दहाड़ने लगे जैसे मौत का साया मंडरा रहा हो। ईरान के खलीफा के खिलाफ किसी प्रकार का खतरा अभी टला नहीं है। यकीनन ये विद्रोह जारी रहेगा और ट्रंप की कोशिश होगी कि जैसे विद्रोह और बढ़े। यानी ईरान में खेल अभी बाकी है, लेकिन खलीफा खामनेई ने कसम खा ली, हम तो जलेंगे, पाकिस्तान को भी जलाकर मानेंगे। पाकिस्तान का ये हाल देखकर यूएई के शेख मोदी से मिलने भारत दौड़ पड़े। तो ईरान जब जल रहा है, ईरान की सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे कौन है, यही बात समझनी थी। और देर से ये बात समझ में आ गई ईरान के मुखिया को, उन्हें पता चल गया इसके पीछे कौन है। हम आपको बता रहे हैं कि ईरान में एक बार फिर खलीफा के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। तेहरान समेत कई शहरों में हिंसक झड़प और आगजनी हुई। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी में कई सरकारी और निजी इमारतें जला दी। सड़कों पर खुलेआम शासन विरोधी नारे लगे, सत्ता पलटने की मांग उठी। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकारी टीवी चैनल तक हैक कर लिया गया। हैकिंग के दौरान पूर्व शाह रजा पहलवी के बेटे का बयान चलाया गया और इस संदेश में इस्लामिक शासन के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील भी जरा याद कर लीजिए। इजरायली हमले के वक्त भी इस तरह टीवी हैक हुए थे। बढ़ते विरोध के बाद खामनेई की सत्ता पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। तेहरान की सड़कों पर रिवॉल्यूशनरी गार्ड की भारी तैनाती कर दी गई। सुरक्षा बलों ने प्रमुख चौराहों पर, सरकारी दफ्तरों में मीडिया संस्थानों को घेरा। प्रदर्शन दबाने के लिए इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई। कई इलाकों में इसे सीमित कर दिया गया। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक हिंसा में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार पर आरोप है कि गोलीबारी और गिरफ्तारियों से विरोध दबाया जा रहा है। और इस बीच इस्राएल ने नए F-35 फाइटर जेट मंगाने का फैसला किया है। यानी कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने ईरान पर बाहरी हमले की आशंका को बढ़ा दिया। ईरानी शासन इसे विदेशी साजिश और मनोवैज्ञानिक युद्ध बता रहा है। खामनेई समर्थक और विरोधी दोनों ही अब सड़कों पर आमने सामने हैं। यानी कि ईरान में सत्ता, सड़क और सेना तीनों के बीच एक टकराव की स्थिति है। चलिए हम आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और एक्सपर्ट्स से समझते हैं कि ईरान में नई आग कितनी खतरनाक है। ईरान के खलीफा के खिलाफ किसी प्रकार का खतरा अभी टला नहीं है। अमेरिका ने और या डोनाल्ड ट्रंप ने टेम्परेरी को इस ऑपरेशन को स्थगित किया। हो सकता है बड़े पैमाने पर प्रदर्शन प्रो खमेनी हो, ईरानियन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को निगाह में रखते हुए। तीसरा, जो अमेरिका के एलाइज हैं मिडल ईस्ट में, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, ओमान है, कुवैत है, कतर है, तुर्की है और यहाँ तक कि इजराइल है, सब ने इसका विरोध किया। ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान में सबसे बड़ा
कामिकाज़े ड्रोन्स का क्षमता है और मिसाइल की क्षमता है। ऐसे में ट्रंप ने इसको टेम्परेरी पोस्टपोन किया है। यकीनन ये विद्रोह जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर ईरान की सड़कों पर आग है, ईरान जल रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी उससे अछूता नहीं है। जैसे ईरान जला वैसे ही पाकिस्तान भी जला। लेकिन इसके पीछे तथ्य क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्या है हकीकत, ये हम बताने की कोशिश करते हैं आपको, क्योंकि दोनों ही तरफ से अब बात आगे निकल चुकी है। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि ईरान वाला जो एक विद्रोह था उसकी जो आग है वो पाकिस्तान तक पहुंच गई। खलीफा खामनेई के गुस्से से कराची शहर जल उठा है। पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि कराची पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया और इसके बाद कराची की इमारतों में भीषण आग लगने से तबाही मच गई। आग की चपेट में आकर अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और घटना के बाद पाक में दावा किया जा रहा है कि यह ईरान का ड्रोन अटैक है। हालांकि इस दावे की कोई भी आधिकारिक पुष्टि अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर हमला था तो ईरान ने पाक को निशाना क्यों बनाया। दावा है कि कराची के इस इलाके में अमेरिकी सैन्य सप्लाई मौजूद थी। शक था कि यूएस से आया जंग का सामान ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा और इसी शक के चलते ड्रोन से उसी कथित अमेरिकी सप्लाई को टारगेट किया गया। कराची प्लाजा की जो लोकेशन थी और जो टाइमिंग ड्रोन हमले की थ्योरी को एक अलग हवा दे रही है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहा है, उसने कुछ किया ही नहीं। इधर ईरान में हालिया दंगों के दौरान कई मस्जिदें जलाई जाने की घटना हुई। ईरानी एजेंसियों का दावा है कि इन घटनाओं के पीछे पाकिस्तानी नेटवर्क सक्रिय है। दंगाइयों के पास से बरामद हथियारों पर पाकिस्तानी मार्किंग की गई, यानी कि ईरान का आरोप है कि अस्थिरता फैलाने में सीमा पार से मदद पहुंची है। यानी ईरान में विद्रोह के पीछे मुनीर के भेजे हुए किराए के मोहरे हैं और ईरान यह मानता है कि पाकिस्तान अमेरिकी एजेंडे का एक मोहरा बन रहा है। यानी कि कराची की आग सिर्फ हादसा नहीं, बड़े क्षेत्रीय टकराव का एक संकेत है। मध्य एशिया और मिडिल ईस्ट में एक नया फ्रंट खुलने की आशंका गहराती जा रही है। फिर सवाल यही है कि क्या कराची की आग आने वाले समय में एक बड़े जंग की चेतावनी है? क्या यह ट्रेलर है और पूरी पिक्चर बाकी है? चलिए देखिए पाकिस्तानी जो लोग हैं वो कराची की आग के पीछे के बारे में क्या कहते हैं, उनकी सोच क्या है। पाकिस्तान के कराची के अंदर ड्रोन स्ट्राइक हुई है ईरान की तरफ से, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यूएस जो है पाकिस्तान के एयर बेसेस का इस्तेमाल कर रहा है और कराची के अंदर कुछ प्लेन लैंड हुए थे जिसके अंदर बताया जा रहा है कि एम्यूनिशन था और इसी वजह से ईरान ने जो है वहां पर स्ट्राइक की है। अब अगर ईरान ने ये अनाउंस कर दिया है कि वी आर गोइंग टू फायर आवर हाइपरसोनिक मिसाइल्स और उन्होंने दिखावे के बाद भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स। अमेरिका की फोर्सेस ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसेस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मोगली एयरबेस के ऊपर भी। बिल्कुल अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि कराची जो शहर है ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। जरा देखिए कराची में धमाकों के बाद की स्थिति क्या कहती है। तो कराची का हाल बेहाल है, सड़कों पर धुएं का गुबार है, लेकिन जो भारतीय एक्सपर्ट्स हैं मुनीर और ईरान के बीच चल रहे प्रॉक्सी वार को बखूबी समझ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की धरती से ईरान के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। फ्राइडे को एक अमेरिका से कंटेनर आता है जिसमें 60,000 वेपन्स थे। किस प्रकार के वेपन्स थे इसका जिक्र तो नहीं किया, बट हो सकता है ये पर्सनल वेपन्स थे जो ईरानियन अवाम को दिया जाना था, जिसके माध्यम से वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर IRGC और ईरानियन आर्मी के ऊपर हमला कर सके और अपने आप को बचा सके। कहा जा रहा है कि ईरानियन खुफिया एजेंसी को इसका पता लगा और उस कंटेनर को ब्लो ऑफ किया, बट इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि भारी ताकतें जो है बड़े पैमाने पर साजिश कर रही हैं ईरान के अंदर अफरा तफरी को बढ़ाने के लिए, और इसी के प्रूफ जो है बार बार ईरान दे रहा है। तो पाकिस्तान के हालात खराब होते जा रहे हैं, पाकिस्तान संभलने को तैयार नहीं और वहां की जनता परेशान हो चुकी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी जो पब्लिक है, आम जो जनता है, वो क्या कह रही है ये भी सुनना जरूरी है। जरा सुनिए उनकी चीखें। कातिल थी, कल भी बीबी कातिल थी, कल भी बीबी कातिल थी।
पाकिस्तानी ध्वस्त हो चुके सिस्टम पर अब आवाजें उठने लगी हैं। यहां देखिए जमीन तो जमीन, आसमान में सफर कर रहे पाकिस्तानी भी परेशान हैं, उनका भी सुनना जरूरी है। जरा सुनिएगा। जा रहा हूँ पीआई की बिजनेस क्लास में बैठा हूँ। या अल्लाह खैर, अब क्या करे, बंदा रोए के हंसे। या अल्लाह मेरी हिफाजत अता फरमा। पता नहीं क्या हो रहा है यार। तो सिर्फ टारगेट ईरान और पाकिस्तान नहीं, बल्कि आज काबुल में धमाका होता है और धमाका छोटा नहीं, इतना जोरदार कि वहां लोग समझ पाते उससे पहले सब कुछ तितर बितर हो चुका था। तो धमाका काबुल में हुआ, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि, इसके पीछे जो थे वो चीनी अधिकारी थे, यानी कि टारगेट पर चीनी अधिकारी थे। और ये अफगान की राजधानी कैसे दिल्ली, उससे जुड़ी ये तस्वीरें देखिए, और किसकी साजिश थी इसका भी अब पता चल चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब विरोधियों को कुछ नहीं मिला, मुद्दे ध्वस्त हो गए, मुद्दे खो गए, तो अब एआई की मदद ली जा रही है। कुछ ऐसा आडंबर फैलाया जा रहा है जिससे सनातन बर्बाद हो जाए, सनातन को बड़ा नुकसान हो और योगी आदित्यनाथ बदनाम हो जाए। चलिए यहां देखिए, 26 जनवरी पर आतंक का द एंड होने वाला है। ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले बंगाल की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा लाइए स्क्रीन पर ये बंगाल की तस्वीरें। लश्कर कमांडर की गीदड़ भभकी को पहले सुनाते हैं। कश्मीर फतह करने का जो ख्वाब जो था उसने दिखाया, और कैसा झूठा ख्वाब है, जरा उसकी आवाज सुनिए। ये तो कभी अपने मोर्चों से सर नहीं उठाया करता था, आज किधर से आ गई है हमारे पड़ोस में बैठा खाएगा पुजारी। ये तो कभी अपने मोर्चों से सर नहीं उठाया करता था, आज किधर से आ गई कि आज वो आजाद कश्मीर को फतह करने की बात करे। अब हम जिहादी जमातों को, अब हम सियासी जमातों को, अब हम दीनी जमातों को ये सोचना होगा। वो भी कहे, जितना भी चिल्लाए, जितने भी भड़काने की कोशिश करे, लेकिन एक्शन यहां हो रहा है। आर्मी ने आतंकियों को घेर लिया है और घेर घेर कर तलाश कर उन्हें शूट आउट किया जा रहा है। एनकाउंटर जारी है, गोलियां चल रही हैं और ये तहकीकात की जा रही है। ये मूवमेंट बता रहा है किश्तवाड़ से, जहां पर सेना लगातार मूव कर रही है और आतंकियों को निशाना बना रही है। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों की मांद में आर्मी पहुंच चुकी है। आतंकियों ने जहां पर डेरा बना रखा था, ये पूरा लाव लश्कर आतंकियों का। देखिए यहां पर खाने पीने की चीजें रखी है, बिरयानी रखी है, यानी इंतजाम पूरा था और यही ठहरे थे टेररिस्ट। तो किश्तवाड़ के सुदूर जंगलों में ये छापेमारी की गई। यहां पर आप देखेंगे कि अनाज की बोरियां रखी हैं, अंडे रखे हुए हैं, पूरे के पूरे कैरेट रखे हुए हैं, पानी का पूरा इंतजाम है। यानी कि यहां पर कुछ देर पहले, इस छापेमारी से पहले आतंकी मौजूद थे। अब देखिए गोलियों की आवाज जरा सुनिए, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है दोनों ही तरफ से। जरा देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है। लेकिन इस गोलीबारी में एक दुखद खबर यह कि हमारे वीर सैनिक शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ में सैनिक शहीद हुए हैं। हवलदार गजेंद्र सिंह का नाम बताया जा रहा है। जब गोलियां चल रही थी उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। तो आतंकी खतरे को भांपते हुए गजेंद्र सिंह ने जैसे ही मोर्चा संभाला, उन्हें गोली लगी और वो शहीद हो गए। लेकिन ये तो तैयारी चल रही है, वो 26 जनवरी को लेकर चल रही है। यानी कि 26 जनवरी को आतंकी किसी बड़ी प्लानिंग में है, और ऐसा कहीं ना कहीं से जो इनपुट है वो ये बता रहा है, क्योंकि दिल्ली पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। अब पोस्टर लगाए जा रहे हैं उन आतंकियों के जो कि निशानदेही पर है, निशाने पर है, और ये बताया जा रहा है आमजनों को कि इन्हें जहां भी देखें इनके बारे में सूचना दें।
लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है, खतरे का इनपुट जरूर है। लेकिन 26 जनवरी की तैयारी जरा देखिए, परेड की रिहर्सल करते हुए जांबाज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो भारतीय सेना का शौर्य साफ झलक रहा है और जो आवाज है, ड्रम की आवाज, वो कहीं ना कहीं हर भारतीय के मन में एक उत्साह और ऊर्जा भर रही है। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से सेना का जो पराक्रम है वो साफ तौर पर मिलता है। एलओसी से लेकर एलएसी तक जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। तो आतंकी मुंह की खा रहे हैं, उनकी मान में घुसकर हमारे सैनिक उनके हर मोर्चे को विफल कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जो सनक है वो सनक कहीं और से ऑपरेट हो रही है। हम आपको बता रहे हैं तैयारी कैसी है। 26 जनवरी से पहले देश भर में आतंकी खतरे के इनपुट मिले हैं। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खतरे को देखते हुए दिल्ली में आतंकियों के पोस्टर तक चस्पा कर दिए गए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कई आतंकी संगठनों की सक्रियता बढ़ गई है। इसमें जैश ए मोहम्मद है, लश्कर नेटवर्क और खालिस्तानी स्लीपर शामिल हैं। मकसद है गणतंत्र दिवस के दौरान डर फैलाना, सुरक्षा को चुनौती देना। इसलिए राजधानी और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंक के सफाई में सेना जुट चुकी है। ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। किश्तवाड़ इलाके में रूटीन सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ होती है। 3 से 4 जैश आतंकी इलाके में फंसे होने की जानकारी मिलती है और आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंके, भारी फायरिंग की और ऑपरेशन में असम राइफल, 17RR, 11RR यानी कि राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस भी मोर्चा संभाले हुई थी। पैरा 2 के खूंखार जो कमांडोज हैं, उन्होंने ऑपरेशन में अपनी पूरी ताकत लगा दी। भीषण मुठभेड़ हुई और इस दौरान पैरा कमांडो गजेंद्र सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। देश ने एक और जांबाज सपूत को काउंटर टेरर ऑपरेशन में खो दिया है। सुरक्षा बलों का कहना है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। इलाके की घेराबंदी हो रही है, यानी कि गणतंत्र दिवस पर दुश्मन की हर चाल का जवाब दिया जाना है। चलिए एक्सपर्ट्स की तरफ चलते हैं, सुनिए सेना किस तरह आतंकियों के सफाये में जुटी हुई। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? ऐसा बताया गया 6 जगह पे पीओके के अंदर अपने एक्टिव इन्होंने कैंप, टेररिस्ट कैंप चला दिए हैं, जिसके खिलाफ हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वक्तव्य भी दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। मुठभेड़ भी चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ में जो साजिश रच रहा है पाकिस्तान, मुझे लगता है कि आसिम मुनीर अपनी क्षमता को नहीं देख रहा और ये बगैर अपने आप को नापतोल किए 10 जगह पे पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर जगह पंगा लेगा तो इसकी सेना हर जगह तो लड़ नहीं पाएगी। लिहाजा कुछ ना कुछ पाकिस्तान की सेना के लिए बुरा पक्का होने वाला है। और चलिए उस खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिस खबर के बारे में थोड़ा एक छोटा सा हिंट हमने आपको दिया था कि योगी के खिलाफ एक अलग रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है। योगी वर्सेस एआई यानी सियासत आई है यहां पर। लेकिन उससे पहले बंगाल की तस्वीरों से जरा जोड़ते हैं। ये आसनसोल की तस्वीरें, जहां बंगाल के बवाली बीजेपी कार्यकर्ताओं को कैसे निशाने पर ले रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बंगाल के बवाली बीजेपी कार्यकर्ता पर अटैक करते हुए
तो सनातनियों के खिलाफ एआई का इस्तेमाल और कुछ इस तरीके से हरकतें और ऐसे चुनाव जीतेंगे। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें, बाबरी ब्रिगेड का बीडीओ पर अटैक, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह बीडीओ को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। तो क्या सवाल है, ऐसे चुनाव जीतेगी सरकार? तो मुर्शिदाबाद का हाल आपने देखा, लेकिन हम आपको उत्तर प्रदेश की तरफ लाते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, हर अवैध को वैध करने के लिए बुलडोजर वाला जो न्याय है वो चल पड़ा है। तो आगरा की ये तस्वीरें, जहां बुलडोजर की दहाड़ सुनाई पड़ रही है, अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। चलिए अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बहराइच की ये तस्वीर, जहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अवैध निर्माण था, मजार के नाम पर अतिक्रमण किया गया था, लेकिन बुलडोजर पहुंचता है और फिर अपनी कार्रवाई में जुट जाता है। लेकिन इस बात से काफी आहत हैं सपा के सांसद और उनके जो वर्ग के पिता हैं ममलूक उर रहमान। उनकी आवाज निकलनी शुरू हो गई है, उनका दर्द बयां शुरू हो गया है। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से रो रहे हैं। यहां से वो मुसलमानों का वजूद खत्म करना चाहते हैं, लेकिन 30 करोड़ मुसलमान हैं, कहां तक वजूद खत्म करेंगे? यहां से वो मुसलमानों का वजूद खत्म करना चाहते हैं, लेकिन 30 करोड़ मुसलमान हैं, कहां तक वजूद खत्म करेंगे? यहां से वो मुसलमानों का वजूद खत्म करना चाहते हैं, लेकिन 30 करोड़ मुसलमान हैं, कहां तक वजूद खत्म करेंगे? कुल मिलाकर सामुदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है, हिंदू मुसलमान करने का तरीका है, और इन बयानों से यही झलकता है। लेकिन जो बुलडोजर है उत्तर प्रदेश के देवरिया में भी गरज रहा है, और यहां भी उन इमारतों को ढाहा जा रहा है जो अवैध तरीके से बनाए गए थे। तो हर एक प्रहार उस अतिक्रमण पर चल रहा है जो अवैध तरीके से बनाया गया। लेकिन रामपुर की तस्वीरें इसके बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रामपुर की तस्वीर देखिए, उस सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी ही बसा दी गई थी और इस कॉलोनी को भी वहां से हटाया जा रहा है, और यह काम बुलडोजर कर रहा है। लेकिन वाराणसी के दाल मंडी में क्या होता है उसकी तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। वाराणसी के दाल मंडी की तस्वीरें, यहां पर बजाते नोटिस दी गई थी कि यहां से आप हटा लें, लेकिन अतिक्रमण जब नहीं हटा तो बड़ी बड़ी जो अट्टालिकाएं यहां थी, इमारतें थी, उन्हें ध्वस्त करने का काम शुरू हो चुका है, और यहां भी बुलडोजर गरज रहा है। तो नोटिस चस्पा किए जाने के बाद अब प्रशासन का हथौड़ा एक एक ईंट को निकाल रहा है। तो जब ये कार्रवाई हो रही थी दाल मंडी में, तो आप देखिए कि वाराणसी दाल मंडी की तस्वीरें, जहां फोर्स की तैनाती, योगी की फोर्स वहां पर मौजूद थी, यानी कि कोई भी अगर आवाज उठाए जो अवैध का समर्थक हो तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जाए, और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। जब भी बुलडोजर का पहिया चलता है, अवैध कब्जा वालों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। गलत पर पर्दा डालने के लिए कभी जातीय रंग में रंगने की कोशिश होती है, तो कभी मजहबी उन्माद फैलाने की साजिश, लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय है, इसलिए अवैध को हटाने का संकल्प है। एक्शन से मिर्ची लगना लाजमी है।
तो नाम तो सिर्फ मजार का है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। मजार के नाम पर अवैध कब्जा करने की जो नीयत है उसे ध्वस्त किया जा रहा है, उसे निस्तनाबूद किया जा रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जा पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। आगरा में 22 बीघे जमीन को खाली करा लिया गया। प्रशासन की मौजूदगी थी, 6 बुलडोजर वहां पर तैनात थे। रामपुर हो, देवरिया हो, बुलडोजर से कब्जा हटाया जा रहा था। बहराइच की बात कर लीजिए, मेडिकल कॉलेज की जमीन तक कब्जे में थी। मजार के नाम पर जमीन हड़पने का आरोप लगा था। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद बुलडोजर से सफाई का काम शुरू हुआ। वाराणसी के दाल मंडी में अवैध कब्जा खाली कराया जा रहा है और लंगड़ा हाफिज मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन हुआ। इस कार्रवाई को अब सियासी रंग दिया जा रहा है, यानी कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ने अब आपत्ति जतानी शुरू कर दी। ममलूक उर रहमान ने कहा मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने संख्या बतानी शुरू कर दी। रहमान ने आरएसएस और बीजेपी को मुस्लिमों का दुश्मन बताया। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप मढ़ दिया। सपा सांसद के पिता ने कहा अब मुस्लिम चुप नहीं बैठेंगे। रहमान को प्रशासन ने अब जवाब दिया है। टारगेट के आरोप को गलत बताया। कहा प्रशासन ने कि कब्जाधारियों पर कार्रवाई हो रही है, किसी समुदाय पर नहीं हो रही। यानी कि इसका माकूल जवाब प्रशासन की तरफ से मिला। बर्क के पिता क्या कह रहे थे और उनका जवाब एसीपी दशाश्वमेध घाट के उन्होंने क्या कहा, दोनों चीजें सुनिए। ये सब कुछ जो है आरएसएस का ही क्या हुआ है, और आरएसएस जो है मुसलमानों को देखना नहीं चाहती। इन्होंने नफरत इतनी फैलाई हिंदू मुसलमानों के दरमियान कि आज ये मुल्क पूरे मुल्क पे काबिज हो गए और यहाँ से वो मुसलमानों का वजूद ख़त्म करना चाहते हैं। भाई आप 10 मारोगे तो 2 हम भी मार सकते हैं। बिला वजह मारोगे तो ये हाथ हम रखे हुए तो मतलब ऐसे बैठे नहीं रहेंगे। स्वामी को कई बार कहा गया, इसके बावजूद उनके द्वारा सहयोग नहीं किया गया और ये आज ताला लगा के भी अपना कहीं चले गए हैं। तो इनके द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा था, काफी समय दिया जा चुका है इनको। इसके बाद आज ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई चलेगी। इससे अपील है कि इस जो परियोजना है इसमें जो भवन चिन्हित हैं वो जल्दी से अपनी रजिस्ट्री करा लें। तो बर्क के पिता का तर्क सुना, प्रशासन का जवाब भी आपने जान लिया कि जो अवैध होगा उस पर एक्शन होना तय है। लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। वाराणसी की सड़कों पर क्या हो रहा है, सड़कों पर उतरे लोगों में लाठीचार्ज की बात सामने आई। अब देखिए ये कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ती है। घमासान मचा है। काशी के मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें। तो सियासी दावा है, लेकिन लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए योगी की फोर्स वहां पर मौजूद है। लेकिन वाराणसी के मणिकर्णिका में सियासी फसाद कैसे शुरू हुआ, जरा इससे जानने के लिए मणिकर्णिका घाट क्या है, इसे समझने के लिए ये सुनना और जानना जरूरी। बनारस में एक दीपक, अगर मैं कहूं कि बनारस में एक दीपक ऐसा है जो किसी के जलाए बिना हर रात खुद जल उठता है, तो क्या आप मानेंगे? कहानी वहीं से शुरू होती है, मणिकर्णिका घाट से। अगर मैं कहूं कि बनारस में एक दीपक ऐसा है जो किसी के जलाए बिना हर रात खुद कल तक अखिलेश एआई वाली मूर्ति दिखा रहे थे, लेकिन आज आपके सांसद भी मूर्ति दिखाने में लग गए, वो भी एआई वाली तस्वीर। और उनके तर्क को भी जरा सुनिएगा। उन्हें एआई वाली तस्वीर ही असली लग रही है, बाकी सारी चीजें कुतर्क है इनके लिए। सुनिए क्या कहते हैं। ये जो इन्होंने बनाया है ये एआई जनरेटेड लग रहा है आपको? माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ के आप देख रहे हैं कहां पड़ी हुई है। ये जो इन्होंने बनाया है ये एआई जनरेटेड लग रहा है आपको? माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ के आप देख रहे हैं कहां पड़ी हुई है। लेकिन हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं। हकीकत इस स्क्रीन पर है कि काशी में मंदिर नहीं टूटी है। जो मूर्तियां थी वो सुरक्षित थीं और जो दावे किए जा रहे थे वो खोखले थे। तो काशी में मंदिर नहीं टूटी, जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं। लेकिन तिलमिलाए हुए अखिलेश यादव ने दनादन ताजे 2 पोस्ट कर दिए और उन्होंने बताया कि ये क्या चल रहा है, उन्होंने क्या लिखा है, जरा देखिएगा। मोतियों की तरह
पिरोई जाने की बात कही। धरोहरें तोड़ी नहीं संजोई जाती हैं, मोतियों की तरह पिरोई जाती हैं, धरोहरें तोड़ी नहीं संजोई जाती हैं। तो उनका एक अंदाज है जिस पर उन्होंने बात कही। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने इस बात की शुरुआत की। एआई वाली बात जो है उन्होंने उठाई। अब आपके जो सांसद हैं उन्होंने एआई को पकड़ लिया। मौका था लेकिन समझ नहीं पाए कि असली और नकली में अंतर क्या है। चलिए, काशी में मूर्ति तोड़ने के सियासी दावे पर फसाद चरम पर है और मणिकर्णिका घाट के पास हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की उग्रता पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। दरअसल एक वीडियो के जरिए मूर्ति तोड़ने की अफवाह फैलाई गई। उसी के बाद मणिकर्णिका घाट मूर्ति विवाद ने तूल पकड़ लिया। लोग सड़कों पर आ गए। हालांकि पुलिस ने इस वीडियो को एआई बताया है और वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मंदिर और मूर्ति दोनों ही सुरक्षित हैं। रिपब्लिक भारत की पड़ताल में भी श्री कुंभा मंदिर पहले की स्थिति में है, यानी कि मंदिर में नंदी जी विराजमान है। श्री गणेश जी की प्रतिमा भी पहले जैसी वहीं पर है और मंदिर में पूजा जारी है। श्रद्धालुओं और पंडितों ने पूजा पाठ किया है और मंदिर के भीतर भोलेनाथ भी विद्यमान है। भ्रामक और झूठी खबरें फैलाने वालों पर अब एक्शन की बारी और इस मामले में 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई। 72 घंटे में जवाब नहीं देने पर कानूनी एक्शन होगा और एफआईआर में आपके सांसद संजय सिंह का भी नाम है। हालांकि वो अभी भी अपनी बात पर अड़े हैं। इधर अखिलेश की बात कर लें तो फिर एक आरोप उन्होंने लगा दिया। काशी में फिर से मूर्तियों को खंडित करने का पोस्ट उन्होंने किया। हालांकि यूपी सरकार ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया है। चलिए, कांग्रेस और बीजेपी के लीडर्स के बीच में इसी मुद्दे को लेकर तनातनी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये रही तस्वीरें, आप कह रहे ये बना हुआ था पहले और ये अब हाल है। ये बुलडोजर खड़ा है, ये बुलडोजर तोड़ रहा है। बुलडोजर लोगों की आस्थाओं पर चलेगा। ये देखिए, ये खंडित मूर्तियां पड़ी हुई हैं। तो आप मंदिर तोड़ दोगे, प्राचीन मंदिर तोड़ दोगे, खंडित मूर्ति क्या पुनः स्थापित हो सकती है? मेरी जानकारी अगर अधूरी है, हो सकता है, लेकिन खंडित मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती। ये तथाकथित नेता लोग मूर्ति तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 2014 के पहले इस देश से जितनी भी हमारी मूर्तियां विदेश में गई थी वो मात्र 13 आई थी। लेकिन 2014 से लेकर आज तक मोदी जी के नेतृत्व में करीब 650 से ज्यादा मूर्तियां हम लोग वापस लाए हैं, जिसमें जो हजारों साल पुरानी थी। अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति 1000 साल पुरानी चोरी हुई थी, उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं हमारी सरकार और मोदी जी लेकर के आए। और जो वहाँ पर चीजें हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, जिलाधिकारी ने भी बोला है। लेकिन जो फसादी हैं उन पर अब एक्शन की बारी है, क्योंकि मोहित अग्रवाल जो कि पुलिस कमिश्नर हैं वाराणसी के, उन्होंने कह दिया कि इसके पीछे जो भी हैं, जो भी फसाद करने वाले हैं, उन पर एक्शन तय है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस तरह के फोटोग्राफ्स डाले थे जिसमें बनारस में कुछ मंदिरों को खंडित होना, उनको मलबे से ढका हुए तस्वीरें यहाँ पर सोशल मीडिया पर डाली गई थी। और स्थलीय निरीक्षण में ये पाया गया है कि ये मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित हैं और जो तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली गई थी वो एआई जनरेटेड थी, लोगों को भ्रमित करने के लिए थी। अब पुलिस इन सारी एविडेंस को कलेक्ट करके आगे की कार्रवाई कर। अलग अलग लोगों ने एक ही दिन एक ही टाइप के ट्वीट्स किए हैं। हाँ। एक ही टाइप के फोटोग्राफ्स भी जो एआई जेन्युइन नहीं है, एआई जनरेटेड है। तो कहीं ना कहीं से ये लोग आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हैं और कोई षड्यंत्र की इसमें संभावना नजर आ रही है। और चलिए, आज की सबसे अहम और बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और खबर है नोएडा से, जहां एक इंजीनियर की मौत हो जाती है। मौत कैसे होती है, ये पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि युवराज के कातिल योगी छोड़ेंगे नहीं। योगी ने साफ अल्टीमेटम दे दिया। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत ने पूरी तरीके से देश को दहला दिया। आखिर इंजीनियर युवराज का क्या कसूर था? वो ड्राइव कर रहे थे, मौत हुई और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हटा दिए गए हैं। इस पूरे मामले में क्या एक्शन हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। अब तक सीएम ने संज्ञान ले लिया है, एसआईटी का गठन कर दिया है। नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही यहां सामने आती है। लोग बड़ी संख्या में यहां पर नजर आएंगे जो जस्टिस यानी कि न्याय मांग रहे हैं, उन्हें न्याय चाहिए। आखिर इंजीनियर की मौत हुई है, जो मौत हुई इसके पीछे अगर अथॉरिटी जिम्मेदार है तो उन्हें उन पर एक्शन होना चाहिए।
तो जस्टिस फॉर युवराज, ये एक बड़ा नारा यहां लगाया जा रहा है और इस पर योगी ने एक्शन लिया, लेकिन 2 घंटे तक मौत से वो इंजीनियर युवराज लड़ता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। और देखिए कुछ इस तरीके से उसके शव को निकालने का काम हो रहा था। तो युवराज का कातिल कौन है? अथॉरिटी की बात समझ में आती है, लोग जस्टिस, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि युवराज को किसने मारा? क्या कोई वैसा अथॉरिटी है जो खुलकर सामने आए और बताए कि हां हमारी गलती है? लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हम आपको बता रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत से पूरे देश में गुस्सा है। इसे हादसा नहीं, लापरवाही की वजह से मर्डर बताया जा रहा है। इसके बाद सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया, एक्शन लेना शुरू कर दिया और एक बड़ा प्रशासनिक एक्शन उन्होंने लिया है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं लोकेश, जिन्हें हटा दिया गया। दरअसल इंजीनियर युवराज की मौत नाले में डूबने से हुई। युवराज की कार दुर्घटनाग्रस्त होकर नाले में गिर गई थी और नाले में फंसे युवराज ने कई घंटों तक मदद का इंतजार किया, लेकिन वक्त पर कोई मदद नहीं मिली। इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। परिवार ने इस हादसे के लिए विकास प्राधिकरण को जिम्मेदार ठहराया है। युवराज के पिता राजकुमार मेहता ने भावुक होकर पूरी बात बताई है। बेटे ने रात करीब 12 बजे फोन किया था, पापा मैं नाले में गिर गया हूं, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। इतना सुनते ही मैं उसे बचाने दौड़ पड़ा। उनके पिता दौड़ पड़ते हैं। किस्मत से बाहर कैब उन्हें मिलती है, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे नाले के पास ले चलो। उसने मुझे बिठाया, यानी कि कैब वाले ने बिठाया, और पहुंचने में जिस जगह पर वो डूब रहा था 40 मिनट लग गए। वो गाड़ी से निकलकर बाहर आया, हिम्मत करके छत पर लेट गया। वहां से वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था, मदद मांग रहा था ताकि कोई उसकी हेल्प कर पाए। उनके पिता वहां पर पहुंचते हैं, मदद के लिए इधर उधर दौड़ लगाते हैं, भटकते हैं, 112 डायल भी करते हैं, लेकिन पुलिस के पहुंचने में 20 मिनट लग गए। करीब 2:30 बजे के आसपास उसके मोबाइल की रोशनी बंद हो जाती है। तभी उसके पिता को समझ में आता है कि बात हाथ से निकल गई और वो मर चुका है। लेकिन सवाल है कि किसने मारा? सिस्टम ने मारा। तो उनके पिता ने क्या बताया, किस तरीके से उनके बेटे ने सामने दम तोड़ दिया है, उनकी सुनिए। कि पापा मुझे बचा लो, मैं नाला में गिर गया हूँ। तो फिर मैं दौड़ा गया उसको बचाने के लिए। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि मुझे क्या पकड़ना है, कैसे वहां पहुंचना है। बाहर आकर कैब मिला, लकीली एक कैब था। उस सन्नाटे में कहीं कैब नहीं मिलता, तो उसने बताया कि जो अपने सोसाइटी के पास वाले नाले में हम गिरे। फिर बैक हुआ, लेकिन 40 मिनट हमको लेट लग गया वहां पहुंचने में। रेस्क्यू टीम आई, लेकिन वो कोई मदद, मीनिंगफुल मदद हमारे बेटे को नहीं कर पाई, जिसके कारण उसका लॉस ऑफ लाइफ हुआ। तो इंजीनियर के पिता ने अपना दर्द बयां किया, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। 1.5 घंटा लड़का जीवित रहा, उसने सबसे बचने की गुहार लगाई है। कम से कम 100 से प्लस लोग थे यहाँ पर रात को। वो लड़का 11:15 बजे गिरा है और 1:40 पे मैं यहाँ आया था, तो आके देखा मैंने तो पानी के अंदर कोई भी नहीं था। सरकारी महकमा यहाँ था, लेकिन पानी के अंदर कोई नहीं था। यहाँ फायर ब्रिगेड वाले सीडीओ बैठे हुए थे, सीडीओ बैठ के चेक कर रहे थे पानी ठंडा है कि गर्म है। वो 12 बजे गिरा था और उन्हें हाथ भी जोड़ा, बेचारा रो रहा था बुरी तरह, तो बचाओ बचाओ, किसी ने बचाया नहीं। पुलिस वाले हम मौके पे खड़े थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा और देख रहे थे। अरे इतनी देर में तो रस्सी ला के कूद भी जाता, कोई बिगड़ तहरिया भी होता तो भी बचा ले। एक फ्लिपकार्ट का आया था, मोनी नाम का, वो ऑर्डर देना आया था ली ग्रांड में, तब वो कूदा था। 20 मिनट तक ढूंढा उसने, उसे बेचारे को पता ही नहीं चला कहाँ गिरा है, मतलब डूबा है, उसे पता ही नहीं चला। चलिए विश्व की बात करते हैं, उस महायुद्ध के आसार की बात करते हैं, क्योंकि अब लड़ाई ईगो की है और ट्रंप अब बैकफुट पर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप का ऑपरेशन आईजी वॉर के लिए नाटो रेडी। आप समझिए कि आर पार की यहां पर लड़ाई होने वाली है, लेकिन 2 फ्रंट पर एक साथ ट्रंप युद्ध लड़ने को तैयार है। जरा तस्वीरों को हम लाते हैं और जरा समझिए कि ईरान पर अमेरिकी हमले की जो तैयारी है वो समुद्री सीमा पर साफ तौर पर नजर आने लगी है, यानी कि किसी भी वक्त ईरान के नजदीक अमेरिका का पोत पहुंच सकता है। ग्रीनलैंड पर कब्जे
की जो जिद है उसने दुनिया को ऐसे राह पर ला खड़ा किया है। हर तरफ युद्ध और युद्ध ही। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए जो पूरी तैयारी आप देख रहे हैं, ट्रंप की जो फौज है, और ये विशेष फौज कहलाती है, डेल्टा फोर्स कहलाती है, जिसे ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो ग्रीनलैंड की तरफ भारी संख्या में फोर्सेस तैनात की जा रही है। अपाचे हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं, यानी हर फ्रंट पर घेरने की पूरी तैयारी ट्रंप और उनकी पूरी फौज ने कर ली है। अपाचे हेलीकॉप्टर से ग्रीनलैंड की तरफ कूच करते ये फोर्सेस को आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद इस बात पर और बल तब मिलता है जब ट्रंप लिखते हैं सोशल मीडिया पर कि अब वक्त आ चुका है। तो वक्त क्या आ चुका है, ये ट्रंप से बेहतर कोई नहीं बता सकता, और यह साफ तौर पर उद्घोष है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यानी कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला करने वाले हैं, और यहां पर ग्रीनलैंड पहुंच चुकी है यूरोपियन आर्मी। यानी कि आमना और सामना दोनों ही होगा, दोनों तरफ से जमकर तकरार होगी, जमकर वार होंगे। और इधर रूस भी ग्रीनलैंड पर नजर बनाए हुए, उनकी फोर्सेस भी तैनात है, कहीं से कोई कसर न रह जाए और कहीं भी नाटो कमजोर न पड़े, और इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। पुतिन ने सेना को तैयार रहने का आदेश दे दिया। तो बर्फ से घिरे ग्रीनलैंड पर कभी भी हमला हो सकता है। युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन आप देखिए यहां जो वर्सेस का युद्ध है, ये ईगो की लड़ाई है, और केंद्र में है ग्रीनलैंड। दुनिया की तीन महाशक्ति अमेरिका, रूस और चीन युद्ध का सीन बदलने के लिए अलग अलग फ्रंट पर ताबड़तोड़ हमले के प्लान में है। ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला करेंगे, उससे पहले नाटो देश को धमकी दे रहे हैं। चीन ताइवान पर हमला करने वाला है, उसके लिए जिनपिंग पूरी तरह से मैदान खाली चाहते हैं, और रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। एक साथ चारों दिशा में युद्ध का अलार्म बज गया है। सबकी अपनी अपनी तैयारी है, लेकिन खामनेई खौफ में है, डर के बावजूद तैयारी में है, क्योंकि ट्रंप का ग्रहण ईरान से अब भी टला नहीं। ट्रंप को खबरदार करने वाले बैकफुट पर आ गए हैं, यानी ट्रंप के लिए पूरा मैदान खुला है। एक साथ दो देश, दोनों पर टारगेट लॉक, उंगली पर गिनती गिनते जाइए, हमला किसी भी वक्त होने वाला है। तो ग्रीनलैंड इतना अच्छा नाम, क्या वो खूनी लैंड में तब्दील हो जाएगा? क्योंकि आसार तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति एक साथ दो फ्रंट पर हमला करने वाले हैं। पहले नंबर पर ईरान और दूसरे नंबर पर ग्रीनलैंड टारगेट पर है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपना रुख और भी सख्त कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि डेनमार्क रूसी प्रभाव रोकने में नाकाम रहा, और रूसी खतरे को हटाने की चेतावनी को डेनमार्क ने हल्के में ले लिया। अब समय आ गया है और ग्रीनलैंड पर हमला होकर रहेगा। तो ट्रंप की इस चेतावनी के बाद पूरे यूरोपियन कंट्री में खलबली मच गई। ट्रंप की ग्रीनलैंड हासिल करने की जो सनक है, उसके खिलाफ 8 देश सामने हैं। इन देशों ने साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, और उसके भविष्य का फैसला केवल जनता और डेनमार्क सरकार ही करेगी। लेकिन अमेरिकी सुरक्षा के लिए ट्रंप ग्रीनलैंड बेहद उनके लिए अहम है, और वो 3 दिनों के भीतर बार बार कह रहे हैं ग्रीनलैंड को पाकर रहेंगे। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि यूएस और नाटो देश में युद्ध तय माना जा रहा है। इस बीच जर्मनी, फ्रांस समेत कई नाटो देशों के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच गए हैं, और अब हम आपको बता रहे हैं कि जो कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, जो कि रक्षा एक्सपर्ट हैं, वो क्या देखते हैं, क्या ये युद्ध होकर रहेगा, और आमने सामने की अगर लड़ाई होती है तो फिर क्या होगा। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की ग्रीनलैंड से रिलेटेड थ्रेट बढ़ती चली जा रही है। तब उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी, नेटो कंट्रीज को भी एक तरह से पूरी वार्निंग दे दी है कि किसी भी तरह का कोई एक्शन अगर वो करते हैं तो उसके खिलाफ सुना नहीं जाएगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि नेटो
कितना भी या यूरोपियन यूनियन कितना भी चिल्ला ले, अभी जनरली देखा यह गया है कि जब कोई एक्शन यूएस कर लेता है तो उसके बाद सब चुप हो जाते हैं कहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर कल ग्रीनलैंड में किसी भी तरह से अमेरिका फोर्सेस भेजता है तो आपको क्या लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन अपनी फोर्सेस भेजकर उसको निकालेगा? अगर सही में देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा। नेटो कंट्रीज भी चुप रहेंगी क्योंकि कोई सब अपने अपने उसमें पड़े हुए हैं, कोई यूएस से पंगा नहीं लेना चाहता। तो ट्रंप की चेतावनी को चेतावनी के तौर पर कोई ले नहीं रहा, लेकिन यहां आप देखेंगे कि ट्रंप के खिलाफ डेनमार्क हो या फिर ग्रीनलैंड, दोनों ही जगहों पर जबरदस्त उबाल है, लोगों में गुस्सा। तो ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने भी साफ कह दिया नाटो पर भरोसा है और ट्रंप से किसी बात का डर नहीं है। यह खुला ऐलान ट्रंप के लिए उन्होंने कर दिया है। Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO. Vi vælger kongeriget Danmark. ट्रंप की धमकी के बीच खबर है कि जर्मन सैनिक ग्रीनलैंड से वापस कूच कर गए। उनकी वापसी का टिकट कट गया है और यह चेतावनी उन्हें अब डरा रही है। तो ग्रीनलैंड पर हमला करने के लिए जो डेल्टा फोर्सेस हैं उनकी तैनाती मुस्तैदी शुरू कर दी गई है। यहां पर ट्रंप ने उन्हें छूट दे दी है, सिग्नल दे दिया है कि अब तैयार हो जाओ गोली चलाने के लिए। लेकिन ट्रंप की डेल्टा फोर्स के आगे कौन खड़ा है, कौन चुनौती दे सकता है, यह भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसने कितनी हिम्मत और कितनी ताकत दिखाई है। चलिए देखते हैं। ट्रंप डेल्टा फोर्स को ग्रीनलैंड में ऑपरेशन के लिए भेजने वाले हैं, लेकिन ग्रीनलैंड को बचाने के लिए यूरोपीय देशों ने कसम खा रखी है। इस कसम को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने अपने एक सैनिक को भेजा है, एक सैनिक। डेल्टा फोर्स से लड़ने के लिए नॉर्वे और फिनलैंड ने 2-2 सैनिकों को भेजा है, जबकि नीदरलैंड ने अपने एक सैनिक को ग्रीनलैंड को बचाने के लिए भेज दिया। यानी अगर कुल मिला लीजिए तो 6 सैनिक गए हैं डेल्टा फोर्स का मुकाबला करने के लिए, जो अमेरिकी हमले से बचाने वाले हैं। क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के बाद जर्मन सैनिक वापस अपने देश चले गए। अब समझ सकते हैं कि यूरोपीय देशों की कसम कैसी है। वहीं नाटो देश पोलैंड, इटली, तुर्की अपनी सेना ग्रीनलैंड नहीं भेजेगी। यह हाल तब है जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा का पूरा प्लान बना लिया है। हमला करने के लिए ट्रंप ने सैन्य विकल्पों के इस्तेमाल की बात कही है, और यानी नाटो देश के बैकफुट पर आने का मतलब है मैदान खुला है। अब ट्रंप वेनेजुएला की तरह डेल्टा फोर्स को ग्रीनलैंड पर उतारने वाले हैं। इसके बाद नंबर ईरान का होगा, वहां भी ट्रंप जल्द ही हमला करने वाले हैं। यानी कि पूरी प्लानिंग जो है वो हो चुकी है। तो चीन के विदेश मंत्रालय ने भी ग्रीनलैंड से हाथ पीछे खींच लिया है, ये भी देखिए। हम संयुक्त राज्य अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वो चीन के खतरे का बहाना बनाकर अपने स्वार्थी हितों को आगे बढ़ाना बंद करे। जो करना है करो, लेकिन चीन का नाम मत लो। ग्रीनलैंड मैटर पर चीन को घसीटना बंद करो, ये बताकर कि ग्रीनलैंड पर चीनी खतरा है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे हो रहा है युद्ध और डेल्टा फोर्स का मुकाबला कुल 6 सैनिक करने वाले हैं। लेकिन इस बीच एक और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चीन जो है वो किस तरीके से अब आगे बढ़ रहा है, ताइवान के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी तस्वीरें, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या चीन अब तैयारी कर रहा है ताइवान पर हमला करने के लिए। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड में ट्रंप उलझे हुए हैं, लेकिन रशिया जो है, रूस हमले करने को तैयार है यूक्रेन पर। यानी कि पूरी तैयारी यहां भी हो चुकी है कि यूक्रेन को खत्म कर देना है। यानी ट्रंप फंसे हैं ग्रीनलैंड में, यहां कहानी कुछ और हो रही है। लेकिन सभी युद्ध में व्यस्त हैं। लेकिन इस बीच किम जोंग उन की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने भी अपनी सैन्य ताकत और परेड को पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया है और दिखाया है कि देखिए, हम भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन ईरान तैयार है, ईरान चुप नहीं बैठा है। ईरान की तरफ जो खतरा बढ़ता आ रहा है, उसे रोकने के लिए ईरान ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। और ऐसे में जवाब देने की जो कोशिश है, जो तैयारी है, उसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
तो पूरी तरीके से सभी देश अब लड़ने को तैयार हैं, अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, फौज की नुमाइश कर रहे हैं, हथियारों का जखीरा दिखा रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड और ईरान में उलझे हैं, ठीक उसी वक्त चीन ने ताइवान में लक्ष्मण रेखा लांघ दी। चीन ने पहली बार ताइवान में एक मिलिट्री ड्रोन भेज दिया। यह सिर्फ मशीन नहीं बल्कि ताइवान की संप्रभुता पर प्रहार है। यह साफ मैसेज है कि चीन अब कब्जे की तैयारी की तरफ है। दूसरी तरफ रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले तेज हो गए। रूसी सेना के ड्रोन ने यूक्रेनी ठिकानों पर एक बड़ी तबाही मचाई। पुतिन कह चुके हैं यूक्रेन में ट्रंप की पंचायती उन्हें मंजूर नहीं। ऐसे में जब ट्रंप ग्रीनलैंड और ईरान पर हमले में उलझे हैं, ऐसे में चीन और रूस दोनों अपने अपने टारगेट को निपटाने में लगे हैं। लेकिन खामनेई भी कहां मानने वाले हैं, वो मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के बहुत करीब पहुंच चुका है। ईरान के आसमान में ट्रंप F-15 की तैनाती बढ़ाने वाले हैं, यानी ईरान के खिलाफ अमेरिका की जो घातक घेराबंदी है वो जारी है। माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड के बाद ईरान का नंबर आने वाला है, तो ये पूरी तैयारी है। लेकिन जो रक्षा विशेषज्ञ हैं और पूर्व राजदूत दीपक वोहरा कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को, वो भी सुनिए। जो इस समय अमेरिका का इरादा है, डोनाल्ड ट्रंप का इरादा है, वो चेकलिस्ट डिप्लोमेसी करता है। उसमें 4-5 उसके उद्देश्य हैं। पहले ये करूंगा, ये करूंगा। तो पहले दक्षिण अमेरिका में मॉनरो डॉक्ट्रिन 200 साल पुरानी, अभी चीन और रूस को याद कर। और चलिए अब बात करते हैं मुलायम परिवार की, क्योंकि मुलायम परिवार माना जाता है एकजुटता के लिए, लेकिन वहां पर एक बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो सवाल है कि क्या टूट गया मुलायम का परिवार? ये इसलिए हम कह रहे हैं कि आज एक खबर ऐसी आई कि अपर्णा और जो प्रतीक हैं उनके बीच में एक बड़ी दरार आ गई है। तस्वीरें ये बता रही हैं कि जब शादी हुई थी तो इससे बड़ी कोई शादी नहीं थी, बड़े बड़े लोग आए थे। लेकिन तस्वीरों को आप पलटते जाइए, जितनी भी तस्वीरें हम दिखाते हैं उसमें आप देखेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं हाल की शादी की तस्वीरें हैं, जहां पर अखिलेश मिले और अपर्णा प्रतीक दोनों ने उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया था। तो ऐसे में प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो जो देखा आपने, उन्होंने इसे डिवोर्स की शक्ल वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि कैसे अपर्णा खुद में खोई रहती हैं और ऐसे में अब साथ साथ चलना मुश्किल हो रहा है। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये दुराव क्यों हुआ और इस दुराव के पीछे की कहानी क्या है। क्या स्वार्थ इस रिश्ते को ले डूबा या बात कुछ और है? तो मुलायम सिंह परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश के भाई प्रतीक ने तलाक का ऐलान कर दिया है और प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर अपर्णा से तलाक की घोषणा कर दी। प्रतीक यादव ने पोस्ट में बेहद सख्त लहजे में इस बात को कहा। उन्होंने लिखा कि मैं इस स्वार्थी औरत से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। इसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए। इसका एकमात्र लक्ष्य है मशहूर और प्रभावशाली बनना और इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। इसे इसकी कोई परवाह नहीं। मैंने कभी ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी। प्रतीक कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इससे शादी की। प्रतीक के इस पोस्ट के बाद दोनों तरफ चुप्पी है। प्रतीक यादव का परिवार भी कुछ नहीं बोल रहा। अपर्णा यादव ने भी प्रतीक के पोस्ट पर चुप्पी साध ली है। तो प्रतीक और अपर्णा की शादी के बारे में हम आपको बताएं कि यह शादी 2011 में हुई थी। अपर्णा की शादी मुलायम सिंह के छोटे बेटे से हुई। प्रतीक यादव पूर्व सीएम अखिलेश के छोटे भाई हैं और दोनों की शादी इटावा के सफाई में बड़े ही धूमधाम से हुई और इस हाई प्रोफाइल शादी में लाखों मेहमान शामिल हुए थे। राजनीति और बॉलीवुड के सितारे भी इस शादी में उतरे। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की 2 बेटियां हैं। तो ये तस्वीर है। तो फिलहाल जो स्थिति है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अपर्णा और प्रतीक की जो शादी है वो टूट जाती है और ऐसे में कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। चलिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जो स्थिति है वो बदलती जाती है, पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो टूट जाते हैं। चलिए आपको तस्वीरों की तरफ हम लिए चलते हैं और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें हैं, करवा चौथ का व्रत अपर्णा ने रखा था और उस वक्त की तस्वीरें खुद उन्होंने सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यहां से कलह की शुरुआत होती है, क्योंकि अपर्णा चाहती थी कि वो आगे बढ़ें और ऐसे में उन्होंने कोशिश की कि कैसे वो अपनी राजनीति में जो दखल है वो बढ़ाती चले। तो ऐसे में कोशिश की गई कि हम कैसे इसे आगे लेकर चल सकते हैं। तो अपर्णा और प्रतीक की जो शादी है वो 14 साल पहले हुई। दोनों की जान पहचान उससे
पहले से थी, यानी कि 10 साल पहले से थी। अपर्णा यादव उत्तराखंड की बिष्ट परिवार से आती है और शादी के बाद इन्होंने अपना नाम अपर्णा यादव रख लिया। अपर्णा और प्रतीक की शादी 11 साल तक ठीक ठाक चली, लेकिन खबर है कि दोनों के बीच खटास 2022 में शुरू हो गई, क्योंकि अपर्णा यादव को शुरू से बीजेपी की विचारधारा पसंद थी, इसलिए उन्होंने परिवार को मर्जी के बिना ही बीजेपी ज्वाइन कर ली और इसी के बाद से प्रतीक और अपर्णा में खटास शुरू हो गई। खटास तब और बढ़ गई जब अपर्णा का जो कद है वो बढ़ने लगा। अपर्णा यादव फिलहाल यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। उनके उपाध्यक्ष बनने के बाद भी प्रतीक ने एक पोस्ट किया था जिसमें प्रतीक यादव ने अपर्णा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में उसने इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट कर दिए थे। चलिए तो हम आपको बताते हैं कि ये अपर्णा की कहानी है, लेकिन एक और शादी का हम जिक्र करने जा रहे हैं और उसके लिए आपको हम लेकर चलते हैं पाकिस्तान इसलिए कि वहां पर जो शादी हुई वो चर्चा में है, क्योंकि पाकिस्तानी शादी हुई हिंदुस्तानी अंदाज में। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि यहां पर मरियम के बेटे की शाही शादी थी, लेकिन इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये भारतीय शादी का अंदाज नहीं है। तो कई ऐसी तस्वीरें आई हैं। जुनैद की शादी में नाना नवाज मौजूद थे, लेकिन ये जो परिधान है, सवाल इस पर है। सवाल इसलिए क्योंकि ये जो परिधान है वो भारतीय डिजाइनरों ने तैयार किए हैं, जिसे पहनकर पाकिस्तान की फिजा बदल गई। तो पाकिस्तान में भारतीय परिधान, भारतीय अंदाज वाले परिधान और शादी का तरीका भी कुछ उसी तरह। तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ के नाती जुनैद सफदर की धूमधाम से शादी हुई। जुनैद सफदर की शादी नवाज शरीफ के दोस्त रुहैल असगर की पोती सांजुए अली से हुई। जुनैद की शादी में पाकिस्तान के सियासी जगत के दिग्गजों के साथ तमाम हुक्मरान पहुंचे और यह शादी लाहौर के जटी उमरा इज्जत नवाज शरीफ परिवार के घर पर हुई, जिसमें पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल हुआ था। लेकिन नवाज शरीफ के नाती की शादी में दुल्हन के ब्राइडल आउटफिट को लेकर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि इस शादी में दुल्हन सांजुए अली ने भारतीय डिजाइनर द्वारा डिजाइन किए हुए लाल रंग का लहंगा पहन रखा था और लाल रंग के ब्राइडल लिबास में सांजुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन पाकिस्तानियों को उनकी ये खूबसूरती रास नहीं आई, क्योंकि दुल्हन ने जो ब्राइडल लिबास पहने थे उसे भारत में डिजाइन किया गया था। इस लिबास को भारत के जाने माने फैशन डिजाइनर तरुण तहलियानी ने डिजाइन किया था। अब बताते हैं आपको कि पाकिस्तानियों को जो सबसे ज्यादा ये बात चुभ रही है कि इस आउटफिट को जिस तरुण तहलियानी ने डिजाइन किया वो भारत के पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल RH तहलियानी के बेटे हैं, जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान INS विक्रांत के कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर भूमिका निभाई, जिसने युद्ध के दौरान पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी। और यही वजह है कि नवाज परिवार की दुल्हन को इस लिबास में देखकर सोशल मीडिया में हमले शुरू हो गए हैं, तरह तरह के कमेंट आने लगे हैं। नवाज परिवार पाकिस्तान का दुश्मन है, नवाज की बहू ने दुश्मन की ड्रेस पहनकर नीचा दिखाया है, दुश्मन देश में डिजाइन किया गया परिधान पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए ऐसी चीजें आने लगी। नवाज शरीफ की बहू ने उस देश के डिजाइनर की ड्रेस पहनी जिसने पाकिस्तानियों को मारा है। नवाज शरीफ परिवार दूसरों को गद्दार कहते हैं और ये लोग खुद गद्दार हैं, ऐसी ध्वनियां सुनाई देने लगी पाकिस्तान में। दरअसल सांजुए अली ने अपनी मेहंदी में भी भारतीय डिजाइनर सव्यसाची मुखर्जी का लहंगा पहना था। हालांकि बात केवल इतनी नहीं थी, इस शादी में जुनैद सफदर की मां और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की ड्रेस ने भी आग में घी का काम किया। चलिए वक्त है एक आज के सूत्र का, लेकिन उससे पहले 45 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई एयरपोर्ट से बड़ी खबर। मुंबई कस्टम्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1200 करोड़ तक का अवैध सोना पकड़ा है, जो चोरी छिपे देश के अंदर स्मगल किया जा रहा था। इस एक्शन में सोना और महंगे लग्जरी सामान जब्त किए गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया सुपरिटेंडेंट कस्टम्स ऑफिसर अर्जुन मीणा और उनकी टीम ने। जांच के दौरान चौधरी सिंडिकेट का नाम सामने आया है, जिसे देश के बड़े स्मगलिंग नेटवर्क में से एक माना जा रहा है। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद एक बात तो साफ है, अगर कस्टम्स को शक है चेकिंग तो होगी। देखिए तस्करी द स्मगलर्स वेब सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। चलिए आज का सूत्र, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर कहते हैं,
हर सुबह आईने में खुद को एक सच्ची मुस्कान दीजिए। अपनी मुस्कान छीनने का मौका किसी को भी ना दें। अक्सर हम गुस्से को मुफ्त में बांट देते हैं, मुस्कान को बहुत महंगा बना लेते हैं। अज्ञान में क्रोध सस्ता होता और मुस्कान महंगी। तो मुस्कान को सस्ता बनाइए और क्रोध को महंगा। याद रखिए, आप एक बड़े उद्देश्य के लिए यहां पर मौजूद हैं। चलिए अब मिले पावर और एंड्योरेंस का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन Realme 16 Pro सीरीज के साथ। इसमें है 7000 mAh टाइटन बैटरी जो मैसिव पावर के बावजूद एक अल्ट्रा थिन डिजाइन में परफेक्टली फिट होती है। बैटरी पूरे दिन आराम से चलती है, चाहे यूजेस हो हेवी या फिर नॉर्मल। लॉन्ग लास्टिंग पावर और स्लिक डिजाइन के साथ Realme 16 Pro सीरीज बनाता है आपका एक्सपीरियंस ट्रूली सिमलेस और वरी फ्री। ये है Realme 16 Pro सीरीज टाइटन बैटरी के साथ जो आपको दिन भर पावर्ड रखे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH